हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था और फिर आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। जो लोग न्यू है मेरे वीडियो में, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम साक्षी गुप्ता है, मैं सीए फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। और फिर मैं आपको पेपर नंबर 4 जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके बारे में मतलब उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आंसर करवाऊंगी फ्यूचर में। और फिर उसके बाद अभी मैंने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसमें मैंने कल बताया था कि डिमांड क्या होता है, ठीक है, और फिर मैंने कुछ और भी चीज़ें बताई थी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग पहले रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि न्यू क्या पढ़ना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग पहले न्यू पढ़ ले और फिर लास्ट में हम लोग एंड के वीडियो में हम लोग फिर रिवाइज कर लेंगे। आई होप कि पहले अभी आप लोग पोस्ट होके आए हैं, सो आई थिंक कि अभी पहले मैं न्यू चीज़ स्टार्ट कर देती हूँ, लास्ट में मैं रिवीजन कर लूँगी। ओके, सो ओके गाइज, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ये सारा जो टॉपिक है वो हम लोग के, ये सारा जो चैप्टर है ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। ये जो डिमांड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग सब इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसा कौन कौन सा क्या क्या फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इसके वजह से डिमांड में चेंजेस आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर नंबर 1। फैक्टर नंबर 1 है जो कि है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि डिमांड को हम लोग किस किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप लोग को शायद याद होगा, मैंने जो एग्जांपल लिया था अपने भाई का, तो फिर उसने मुझे बोला था कि डी मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, दैट इज क्वांटिटी। फिर उसके उसने बोला कि 100 रुपीज़ वाली चॉकलेट चाहिए, दैट इज प्राइस, एंड मुझे अभी चाहिए, दैट इज टाइम। तो डिमांड को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। तो फिर उसके यहाँ पे देखिए प्राइस है ना, प्राइस। तो फिर व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, हम लोग को पता है कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्वांटिटी, डिमांड, ये क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। ठीक है, तो इसमें प्राइस तो आएगा ही। तो प्राइस जो होता है वो आपका मेन है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब हम लोग प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग हमेशा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उसमें जो अदर थिंग्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाएगा, ऑल द फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जब भी हम लोग प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल जितने भी फैक्टर है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो सारे फैक्टर कांस्टेंट हो जाएंगे और इसी को हम लोग जो है कहते हैं, बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। ठीक है, इसका स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ, CETERIS, सेट्रिस पैरिबस, PERI, एक बार देख लो, मैं नहीं सॉरी, PARIBUS। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको ये वैसे आपका ये पेपर तो आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव है, तो फिर उसके बाद ICI है तो फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखिएगा कि अगर ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट्रिस पैरिबस। ठीक है, सेट्रिस पैरिबस। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्राइस ले लिए और यहाँ पे क्वांटिटी ले लिए। ठीक है, प्राइस है एंड क्वांटिटी है। मान लीजिए कि अगर प्राइस बढ़ता है, किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो आप लोगों को पता है कि उसका क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा, उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, उसको फिर लोग खरीदना कम पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी जो है मतलब डिमांड वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिमांड घट रहा है। अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड या फिर क्वांटिटी जो है वो बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इन दोनों के बीच में है निगेटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? निगेटिव रिलेशनशिप, वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं, निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, निगेटिव रिलेशनशिप को हम लोग इनवर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, और इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहला फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिमांड का, जो
डिमांड को अफेक्ट करता है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो ऑल अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट हो जाते हैं और फिर उसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिस पैरिबस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे वो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो प्राइस है यहाँ पे और यहाँ पे क्वांटिटी है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी मतलब डिमांड घट जाएगा, और अगर किसी भी यानी कहते हैं चीज़ का प्राइस घटता है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपका निगेटिव रिलेशनशिप है और इसको हम लोग इन्वर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। निगेटिव और इन्वर्स सेम होता है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक दूसरे का अपोजिट, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला फैक्टर कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर मेरे पास अपनी जगह नहीं, इसलिए मुझे ये मिटाना होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर हम लोगों ने देख लिया कि प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब हम लोग देखेंगे सेकंड फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने देखा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है। ठीक है, आपको मुझे पता है कि आपके लिए वर्ड रिलेटेड नया होगा, तो ठीक है मैं आपको समझाती हूँ। रिलेटेड कमोडिटी जो है ये आपका फर्दर दो भागों में क्लासिफाइड है। एक आपका हो जाएगा कंपीटिंग गुड्स और एक और था सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंपीटिंग गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। और फिर दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो जब हम लोग सेकंड फैक्टर के बारे में बात करेंगे, पहला फैक्टर हो जाएगा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिक्रीज होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होता है। इन दोनों के बीच में आपका इन्वर्सल और फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब हम लोग सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी क्या होता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक हो जाएगा आपका कंपीटिंग और सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे को compete करने वाला गुड, लाइक टी एंड कॉफी। ठीक है, टी एंड कॉफी ये एक दूसरे को compete करता है, लाइक पेप्सी एंड कोला ये एक दूसरे को compete करता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका एग्जांपल टी एंड कॉफी। सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले तो पेप्सी एंड कोला। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वो डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे टी एंड कॉफी का एग्जांपल। ठीक है, ये है आपका टी और ये है आपका कॉफी। ठीक है, टी जो है आपका ये है आपका ओरिजिनल गुड। ठीक है, ये है ओ मीन्स ओरिजिनल गुड्स एंड कॉफी जो है आपका रिलेटेड गुड्स है, आर मीन्स रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब हम लोग इसको अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे फर्दर। ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस और ये होगा क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो हम लोग टी इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कॉफ़ी जो है वो जो उसका जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स। ठीक है, आई नो कि आपको समझ में नहीं आया, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको समझा दूँ। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं कि हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है कैसे अफेक्ट, उसके चेंज होने से अगर जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का अगर वो चेंज होता है तो फिर ओरिजिनल गुड्स का जो क्वांटिटी है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेते देखिए, ये है आपका ओरिजिनल गुड्स टी एंड ये है आपका रिलेटेड कमोडिटी कॉफी। ठीक है, प्राइस यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट ले लेंगे क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि क्या चेंजेस आता है। तो ओरिजिनल गुड्स का तो प्राइस हम लोग कांस्टेंट लेंगे। अब क्वांटिटी, प्राइस और ये। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो पहला वाला जो कॉलम है इसमें आपका ये क्वांटिटी 100 था। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका प्राइस 10 था, इसका क्वांटिटी 100। तो फर्स्ट वाले कॉलम में इसका टी जो हमारा ओरिजिनल कमोडिटी है उसका प्राइस 10 है और फिर क्वांटिटी 100 है, और फिर यहाँ पे भी उसका प्राइस 10 है और क्वांटिटी 100 है, दोनों तो इक्वल है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, पर अगर कॉफ़ी का रेट हम लोग 10 से 5 कर देते हैं, मतलब प्राइस कॉफ़ी का पहले जो 10 था अब वो हम लोग 5 कर दिए, तो फिर ऑफ कोर्स देखिए जो लोग चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, अगर वो लोग स्टोर में जाएंगे और फिर उसके बाद मान लेते हैं कि कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया, बहुत कम, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आधा हो गया इसका प्राइस, तो जो लोग चाय पीते हैं ये तो सब्स्टिट्यूट गुड है ना, मतलब कि इसके बदले ये भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ ये डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। तो फिर ये जो टी है, मतलब जो चाय पीने वाले कस्टमर है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि इसका प्राइस जो है वो कम हो गया है। तो फिर पहले जो कस्टमर यहाँ पे 100 क्वान्टिटी डिमांड करते थे 10 रुपये में, अब यहाँ का भी कस्टमर कुछ यहाँ पे आ जाएगा,
जाएगा। तो अगर 5 हो गया है प्राइस, तो फिर इसका जो क्वांटिटी है वो डिमांड हो जाएगा 150 बढ़ जाएगा। और अगर इसका क्वांटिटी यहाँ से बढ़कर यहाँ आ गया, मतलब यहाँ का कस्टमर जो था वो यहाँ आ गया 50, तो फिर ऑफकोर्स यहाँ का जो कस्टमर वो कम हो जाएगा, मतलब डिमांड कम करेगा। तो फिर यहाँ का जो, जैसे कि अगर 10 है तो फिर ये 5, ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है, समझ में आया कैसे? ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका कि अगर 10 से 5 हुआ तो फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कस्टमर। लेकिन अगर यहीं पे अगर 10 से 15 हो गया, कॉफ़ी का प्राइस अगर 10 से 15 हो गया मतलब बढ़ जाएगा, तो फिर ये जो इसके कॉफ़ी के कस्टमर थे वो अब यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ का प्राइस जो है वो 10 है। एज कम्पेयर टू कॉफ़ी वी आर गेटिंग टी इन लेस प्राइस, ओके 10, सो द कस्टमर विल कम हियर। ओके, तो यहाँ पे अब हो जाएंगे 50 कस्टमर और यहाँ पे हो जाएंगे अब 150 कस्टमर। ठीक है, यहाँ के कस्टमर यहाँ आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो रिलेटेड गुड है उसके प्राइस में जब है कितना उतार चढ़ाव होता है, तो फिर इसके क्वांटिटी में भी उतना कितना डिफरेंस आ रहा है। समझ रहे ना आप? ठीक है, अब मैं बताती हूँ। देखिए अब हम लोग इसको, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये है आपका रिलेटेड गुड का प्राइस और ये है आपका ओरिजिनल गुड का क्वांटिटी। जब आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर आपका घट रहा है, ये कम हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड ये भी कम हो रहा है, क्योंकि पहले 100 था अब 50 हो गया। ठीक है, तो ये भी कम हो रहा है। अब दूसरा केस देखते हैं 15 वाला। ठीक है, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड भी बढ़ रहा है। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी भी घटेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही हूँ ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। एंड यू नो कि इसमें आपके नेगेटिव मार्क्स भी है। सो कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए आप लोग। ओके, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, तो हम लोगों ने अभी बात कर ली थी कंपीटिंग और सब्स्टिट्यूट गुड्स का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है पहले हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कंपीटिंग गुड्स जो होता है वो एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, मतलब टी एंड कॉफी। अगर हम लोग टी नहीं खरीदेंगे तो फिर कॉफी खरीदेंगे, उसके बदले वो खरीद सकते हैं बदले। लेकिन कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि साथ साथ, मतलब उसके साथ हम लोग को वो चीज़ खरीदना ही पड़ेगा, नेसेसरी है वो खरीदना, उसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड विच आर नेसेसरी टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बिना उसका काम नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ खरीदना ही होगा। लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेन एंड इंक। अगर मैं ये पेन खरीद लेती हूँ लेकिन इसका इंक नहीं खरीदती हूँ तो क्या काम है इस पेन का, मतलब इस पेन का तो कोई यूज़ नहीं होगा। लाइक कार एंड पेट्रोल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लोग लेंगे कार एंड पेट्रोल का। जैसे कि अगर हम लोग कार लेते हैं लेकिन अगर पेट्रोल उसमें भरवाते ही नहीं है तो उस कार को खरीदने से क्या फ़ायदा। और अगर हम लोग पेट्रोल खरीद लेते हैं और हम लोग के पास कार है ही नहीं तो फिर पेट्रोल खरीदने का क्या फ़ायदा। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर ईच अदर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा इंक एंड पेन, और सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा कार एंड पेट्रोल। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि वो डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये वाला देखा था एग्जाम्पल, वैसे हम लोग उसमें भी करेंगे। तो इसमें हम लोग लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेते हैं इंक वाले का, इंक एंड पेन। ठीक है, इंक एंड पेन दोनों का हम, ये आपका है ओरिजिनल गुड एंड ये है आपका रिलेटेड गुड, रिलेटेड कमोडिटी एंड ओरिजिनल कमोडिटी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आपका प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसा कि ओरिजिनल कमोडिटी है तो इसका प्राइस हम लोग का कांस्टेंट रहेगा 10 10 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। ये रख देती हूँ मैं अभी। चलिए देखिए, अगर हम लोग पेन खरीदते हैं, नहीं पहले ऊपर वाले तो कर लेते हैं, सॉरी माय मिस्टेक।
ये आपका 100 होगा, ये 10 होगा और ये 100 होगा। पहला वाला तो सेम ही रखते हैं, मतलब आपको पता है कि पहला वाला हम लोग सेम रखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग को पता चल जाए कि हाँ क्या आया, क्या हम लोगों के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर किससे क्या हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देखिए अगर हम लोग पेन खरीदे, ठीक है, मान लीजिए कि पेन 50 रुपीज़ का था, 50 रुपीज़ का पेन है, ठीक है, पहले वो पेन 10 रुपीज़ का था, तो फिर हम लोगों ने 100 पेन खरीदा था और फिर इंक भी हम लोगों ने 100 खरीदा था। अब पेन का कॉस्ट हो गया 50, ठीक है, 50 हो गया है तो ये प्राइस इसका बढ़ गया है, तो ऑफकोर्स 50 रुपये का पेन है तो फिर सबको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर कम लोग खरीदेंगे, तो 60 लोग ने खरीदना, मतलब कि डिमांड क्या 60 लोगों ने। तो अगर 60 लोगों ने पेन खरीदा तो इंक का डिमांड भी तो 60 लोग ही करेंगे ना, ज़्यादा थोड़ी करेंगे, तो इंक भी 60 बिका, ठीक है। और अब देखिए अगर इस पेन का दाम हो गया 5, तो इसका डिमांड हो गया आपका 200, 200 लोगों ने बोला कि हाँ मुझे ये पेन दे दो। फिर अगर पेन 200 लोगों ने खरीदा है तो फिर इंक भी तो 200 लोग खरीदेंगे। आप समझ में आया आप लोग को? नहीं है तो मैं बताती हूँ फिर से। देखिए इंक है जो कि ओरिजिनल कमोडिटी है, पेन है जो कि रिलेटेड कमोडिटी है। प्राइस इसका कांस्टेंट रहेगा, ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट रहेगा। पहला वाला जो है अगर प्राइस 10 है, प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी 100 है, तो फिर अगर 100 लोगों ने खरीदा तो फिर इंक भी 100 लोग खरीदेंगे। अब देखिए कि अगर पेन का प्राइस 50 कर देते हैं तो फिर खरीदने वाले 60 हो जाएंगे, कम हो गए तो फिर इंक भी कम लोग खरीदेंगे, 60 हो जाएगा। लेकिन अगर पेन का प्राइस कम हो जाता है तो खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, पेन को अगर ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो इंक को भी ज़्यादा लोग खरीदेंगे। समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट? अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये वाला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर बढ़ रहा है 50 हुआ है तो फिर क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड क्या होगा, 50 हुआ है, सॉरी देखिए अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स पे क्या इफेक्ट कर रहा है, पहले 100 था अब कम हो गया तो ये डाउन हो जाएगा। और वहीं अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अगर कम हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये ज़्यादा हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड ये बढ़ गया। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक बढ़ता है और दूसरा घटता है तो इन लोग को हम लोग बोलते हैं निगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशनशिप बना रहा है एक दूसरे में, इन्वर्स और निगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देती हूँ, क्यों? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इंक एंड पेन, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अब हम लोग ले रहे हैं कि इंक एंड पेन, इंक जो है आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है और कमोडिटी है, और फिर पेन जो है आपका रिलेटेड कमोडिटी है। इंक का जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, फिर पेन का जो प्राइस होगा वो चेंज होगा, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंक की क्वांटिटी पे ये हम लोग चेक करेंगे। तो फिर पहला हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग पेन का प्राइस जो है वो बढ़ा दे रहे हैं तो इंक का क्वांटिटी घट जा रहा है, क्योंकि पेन भी लोग कम खरीद रहे हैं तो इंक भी कम ही खरीदेंगे। और अगर हम लोग पेन का प्राइस कम कर दे रहे हैं तो पेन ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, उसके बाद अगर वो ज़्यादा खरीद रहे हैं तो इंक का भी बिक्री ज़्यादा हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ लिए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी डिक्रीज कर रहा है, और अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं आपको दूसरा ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इसके अंदर आया था कॉम्प्लीमेंट्री पहला, और दूसरा आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड फैक्टर देखिएगा कि थर्ड फैक्टर क्या होता है। तो थर्ड फैक्टर आपका आ जाएगा इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो डिमांड पे कैसे अफेक्ट करेगा। लाइकवाइज मान लीजिए कि मेरा इनकम पहले 10,000 था तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीदती थी, लेकिन अगर वही मेरा इनकम 80,000 हो जाएगा तो फिर मैं पहले से कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदूंगी, ठीक है। मेरा जो डिमांड हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसा ज़्यादा आने लगा है, तो फिर मैं डिमांड भी ज़्यादा करूँगी, ओके। तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो डिमांड पे कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस है और फिर क्वांटिटी है। अगर इनकम इंक्रीज होगा मतलब प्राइस ज़्यादा होगा
तो हम लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर वही इनकम हम लोग का कम होगा, मतलब प्राइस कम होगा, तो हम लोग डिमांड मतलब क्वांटिटी भी कम डिमांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप। अभी तक मैं आपको तो समझ में आया ही हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक है, तो इनकम कंज्यूमर, लेकिन हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन है इसका पहला एक्सेप्शन है इंफीरियर गुड। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे इसका, जो इसका एक्सेप्शन है वो है इंफीरियर गुड। अगर हम लोग का इनकम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, मान रहे कि डिमांड भी बढ़ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड का डिमांड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि मान लीजिए कि कल तक मैं लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़े का। ठीक है, कल तक मैं नॉर्मली ऐसी यानी कहते खरीदारी करती थी, मतलब कहीं से भी कपड़े ले लेती थी। लाइक दिल्ली में तो फेमस है सरोजिनी नगर, तो फिर वहीं से मैं कपड़े ले लेती थी। ठीक है, जो मतलब 500 के अराउंड 500 टू 1000 के अराउंड आ जाते थे अच्छे। लेकिन जब मेरा इनकम इंक्रीज हुआ तो फिर मैंने क्या किया, मैं अब वहाँ पे सरोजनी नहीं जाऊँगी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरा इनकम इंक्रीज हो गया है। तो मेरा मतलब अगर इनकम इंक्रीज हुआ है तो मेरा थिंकिंग भी थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं, अब मेरा इनकम इंक्रीज हो गया है तो फिर अब मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी। मैंने सिर्फ अच्छे मीन से मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी, लाइक जारा से, H&M से, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका इनकम इंक्रीज भी हो रहा है, अगर कंज्यूमर का इनकम का ना इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंफीरियर गुड का डिमांड इंक्रीज होगा। ये यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, इस वाले केस का एक्सेप्शन है इंफीरियर गुड का डिमांड इंक्रीज नहीं होगा। और सेकंड आ जाता है आपका नेसेसिटी ऑफ गुड्स। नेसेसिटीज ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक कल जब मेरा इनकम 10,000 रुपीज़ था, तब भी मेरे घर में 10 रोटी ही बनता था। ठीक है, क्योंकि हम लोग 10 रोटी खाते थे। ठीक है, और आज अगर मेरा इनकम 80,000 हो भी गया है, तो ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ गया तो अब हम लोग ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा यानी कहते कंज्यूम करेंगे। लाइक अगर मम्मी बोल रही है कि बेटा 1 पैकेट नमक लेके आओ, तो फिर उसके बाद मैं 2 पैकेट लेके आऊँगी, और फिर उसको बोलूँगी कि माँ मेरा तो इनकम बढ़ गया है, तो फिर उसके बाद ऐसा करो कि एक पैकेट के बदले 2 पैकेट डालो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो आपका नेसेसरी गुड्स है उसका उतना ही मतलब क्या बोलते हैं कंजम्पशन होगा जितना आप पहले करते थे। हाँ, ये हो सकता है कि आप मतलब पहले अलग वाले मतलब पहले कम दाम वाला चावल खाते थे, अब ज़्यादा दाम वाला खाएंगे। लेकिन हाँ, जितना आपका क्वांटिटी था, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगा, क्वांटिटी उतना ही रहेगा। पहले अगर आप 2 रोटी खाते थे, 10,000 इनकम था, तो फिर अब ऐसा नहीं है कि अब अगर आपका इनकम 80,000 हो गया तो अब आप 4 रोटी खाएंगे। सो ये आपका एक्सेप्शन है। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर गुड का 2 एक्सेप्शन है, इंफीरियर गुड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ गुड्स। इसमें जो होगा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए। मीन प्राइस मतलब अगर आपका इनकम कितना भी ज़्यादा हो जाए, फिर भी ये दोनों जो है वो कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे डिमांड पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद ये भी आपको समझ में आया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है हम लोग वो उस पर जो देख रहे हैं डिमांड का, मतलब वो अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम लोग माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, मैक्रो लेवल पे नहीं देख रहे हैं। मतलब माइक्रो लेवल आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग देखते हैं, मतलब इंडिविजुअली जब सबके लिए देखते हैं हम लोग, मतलब इंडिविजुअल पर्सन के मोटिव से हम लोग देखते हैं। और मैक्रो जो होता है वो ग्लोबली देखते हैं, मतलब कि वो बड़ी लेवल पे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो इनकम ऑफ कंज्यूमर का बात कर रहे हैं वो हम लोग माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये माइक्रो लेवल पे हम लोग इसका फैक्टर देख रहे हैं, मतलब ये डिमांड पे कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी इनकम वाले केस में भी आपका ऑल थिंग रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये मतलब हो जाएगा आपका सीट्रस पैरिबस। ठीक है, जहाँ पे भी मैं सीट्रस पैरिबस का बोलूँ, सीट्रस पैरिबस, वहाँ आप समझ आना कि मतलब ऑल थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा और जितने भी फैक्टर है वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर वाले गुड में भी सीट्रस पैरिबस वाला केस आएगा। ठीक है, CETARIS बस। ठीक है,
ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एज यू नो गाइज, वी ऑल आर CA स्टूडेंट एंड कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए, इनकम ऑफ कंज्यूमर तो हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे क्लाइमेट कंडीशन, कि क्लाइमेट कंडीशन कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन ईजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अभी ठंडी का सीजन था, तो ठंड में आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा? यू गाइस आर इंटेलिजेंट, आई नो कि ठंड में गर्म चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा, लाइक हीटर हो गया, स्वेटर हो गया, वुलन क्लॉथ हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये सारी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं उसका डिमांड बढ़ जा रहा है। तो क्लाइमेट यहाँ पे जो चेंज हो रहा है उसके वजह से वो इफ़ेक्ट कर रहा है कि हाँ कंज्यूमर क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा। अगर वही गर्मी का सीज़न होगा तो गर्मी के सीज़न में हम लोग लाइट कपड़े पहनते हैं, आपको पता है, फिर हम लोग उसमें कूलर का डिमांड उसमें ज़्यादा हो जाएगा, AC की डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, उसमें फ़ैन जैसे है तो फ़ैन का भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि रेनी सीज़न में रेनकोट का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो यही जो है क्लाइमेट कंडीशन वो भी इफेक्ट कर रहा है ना डिमांड को, मतलब उसके वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए ना? तो यही होता है, यही अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट कंडीशन डिमांड को। चलिए ठीक है, ये तो बहुत ईजी सा था। अब 5th वाला देखते हैं। 5th जो है वो है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में 2 चीज़ आ जाता है। फर्स्ट हो जाएगा आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन, एंड दूसरा हो जाएगा आपका कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इस वाले वीडियो में हम लोग साइज ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आई थिंक कि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एंड आई नो मैं भी एक स्टूडेंट तो फिर लंबा वीडियो किसी को देखने का मन नहीं होता है। ओके, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन जो है वो कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को। तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। फर्स्ट चाइना है एंड सेकेंड इंडिया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिमांड में, क्योंकि जितना बड़ा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि अगर इंडिया में लोग ज़्यादा है तो यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगा। अगर लोग कम है तो डिमांड कम होगा, अगर लोग ज़्यादा है तो फिर डिमांड ज़्यादा होगा। इसीलिए आपको पता होगा कि मतलब जो फॉरेन कंट्री है वो इंडिया के साथ अच्छा तालमेल रखना चाहती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनका जो ट्रेड है वो यहाँ पे भी आके कर सकते हैं, मतलब इंडिया में भी सेटअप करेंगे और यहाँ पे अगर वो करते हैं तो फिर उनका सेल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वो अगर अपने यहाँ करते। ओके, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, ठीक है। तो फिर मैं पॉपुलेशन का बात कर रही थी। तो फिर पॉपुलेशन का एक मेजर रोल प्ले होता है डिमांड पे। अगर आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर आपके पास जनसंख्या ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि कोई कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन मतलब कि वहाँ पे अगर 10 लोग रहते हैं और फिर एक दूसरा कंट्री है वहाँ पे अगर 100 लोग रहते हैं, तो अगर मैं अपना फैक्ट्री अगर 10 लोगों वाले जगह पे लगाऊँ जहाँ पे जिस कंट्री में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मैं 10 बोतल ही पानी बेच सकूँगी, सिर्फ 10। लेकिन अगर वही मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे अपना कंपनी सेटअप करूँ और वहाँ पे अगर अपना कंपनी लेके जाऊँ तो फिर वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे मेरे से खरीदने के लिए, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड सो हम लोग, हाँ, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूँ। हम लोग बात कर रहे हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा, और अगर पॉपुलेशन घटा है तो डिमांड भी घटेगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड थैंक यू गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड आगे इसको लेके, ठीक है। ओके, बाय गाइस, थैंक यू।